नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के बाद शादी करने की सलाह दी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में एकेटीयू दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक आप आत्मनिर्भर न हो जाएं तब तक शादी न करें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो लव मैरिज की विरोधी नहीं है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेताओं ने सहमति जताई है। दोनों दलों के नेताओं के सुर एक साथ इस मामले पर राज्यपाल के इस बयान पर साथ मिलते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के बाद शादी करने की सलाह दी है। राज्यपाल ने लखनऊ में एकेटीयू के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक आत्मनिर्भर न हो जाएं, तब तक शादी न करें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो लव मैरिज की विरोधी नहीं है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। कभी कभी लड़के लड़कियां भाग जाते हैं, फिर लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उसे ना मायका स्वीकार करता है और ना ही ससुराल वाले स्वीकार करते हैं। उसके बाद उस बच्चे को कोई नहीं स्वीकारता है, उसे बाल गृह पहुंचा दिया जाता है। तो उसका माँ बाप कौन है? सरकार ही उसका माँ बाप है। आप सभी का ये पराक्रम है, ये पराक्रम मत कीजिए। अगर आपने किसी को पसंद किया है और दोनों का प्रेम एक दूसरे के साथ है, तो जब तक आत्मनिर्भर ना हो जाएं, तब तक शादी ना करें। मैं लव मैरिज का विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन जो महिलाओं और बेटियों की दशा हो रही है, एक इधर तो एक और दूसरी जेल में, क्या मिला? पढ़ाई गई, जिम्मेदारी आई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेताओं ने सहमति जताई है। नेताओं का कहना है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जो कहा है सही कहा है। आज की घटनाओं से प्रेरित होकर शायद उन्होंने ये बयान दिया है। नहीं, मुझे लगता है कि आनंदीबेन पटेल जी ने जो चीज़ें बोली उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। वो कुछ और कहना चाह रही हैं। वो उन बच्चियों को एक एकेटीयू के प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि इस तरीके की चीज़ें होती है, सतर्क करना। देखिए, एक महिला का सम्मान करना चाहिए। अगर वो अपने साथ में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कोई चीज़ समझाती हैं तो उसको समझना चाहिए कि उनका भाव क्या है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई राजनीतिक फुट देना चाहिए। देखिए, युवाओं की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है और हर प्रकार से राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में उनको कैसे लगाया जाए, ये अत्यंत ही आवश्यक होता है किसी भी समाज और किसी भी देश के निर्माण में। और मुझे लगता है कि विकसित भारत के लिए 2047 का जो लक्ष्य है, उसमें युवाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, किस कार्यक्रम में, किस संदर्भ में बोला, इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अपने बेटे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी बैंगलोर पढ़ने गया था। मैंने उससे कहा कि कोई लड़की पसंद आए तो बताना, मैं शादी करा दूंगी। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन आपको कोई पसंद आए तो पहले आत्मनिर्भर बनिए, फिर शादी कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडोनेशिया के योग्याकार्ता स्थित ऐतिहासिक प्रम्बानन हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोग से चल रही प्रम्बानन मंदिर संरक्षण और जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भगवान शिव से अपने विशेष जुड़ाव का भी जिक्र किया और 2029 में जीर्णोद्धार कार्य पूरा होने के बाद फिर से इंडोनेशिया आने का वादा किया। इंडोनेशिया दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को योग्यकार्ता के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने भारत और इंडोनेशिया के साझा सांस्कृतिक सहयोग से चल रही प्रम्बानन मंदिर संरक्षण परियोजना का उद्घाटन भी किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य रहा है कि किसी न किसी रूप में मुझे हमेशा भगवान शिव से जुड़ने का अवसर मिल जाता है। ये मेरा सद्भाग्य है, कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वडनगर में हुआ। हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग।
जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है, और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर हर निरंतर बने रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्मानंद मंदिर को दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय विरासत की दूसरी सबसे बड़ी पहचान बताया। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। इस मंदिर में भगवान शिव, मां दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूं। राष्ट्रपति प्रभुओं ने पीएम मोदी से 2029 तक मंदिर के जीर्णोद्धार का काम पूरा करने का वादा लिया। जवाब में प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जीर्णोद्धार पूरा होने के बाद वो दोबारा इंडोनेशिया आकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाएंगे। राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा। चलिए अब आपको ब्रह्मानंद मंदिर की खासियत के बारे में बताते हैं। करीब 1000 साल पुराना हिंदू मंदिर, दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। इस मंदिर का निर्माण लगभग 850 ईस्वी में हुआ। मुख्य शिव मंदिर की ऊंचाई 47 मीटर। मंदिर में त्रिमूर्ति का वास, यानी कि भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित। मंदिर परिसर में कभी 240 मंदिर मौजूद थे। आसपास 500 से ज्यादा प्राचीन मंदिर। दीवारों पर पूरी रामायण कथा पत्थरों पर उकेरी गई। वास्तुकला में दक्षिण भारत की पल्लव चोल शैली की झलक। ब्रह्मानंद सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत और इंडोनेशिया की साझा सभ्यता का जीवंत प्रतीक है। इसके विशाल शिखर, पत्थरों पर उकेरी गई रामायण और त्रिमूर्ति की भव्यता आज भी दुनिया भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने विमान से इस मंदिर का वीडियो भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। साथ ही उन्होंने एक फोटो भी पोस्ट की जिसमें वो प्लेन के अंदर राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ हाथ मिलाते नजर आ रही हैं। ब्रह्मानंद मंदिर में दर्शन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की 3 दिवसीय इंडोनेशिया दौरा खत्म हो गया, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेंगे। लेकिन इंडोनेशिया से विदा लेने से पहले भगवान शिव की नगरी जैसे इस ऐतिहासिक मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने भारत और इंडोनेशिया के सांस्कृतिक रिश्तों को एक नई पहचान दे दी है। और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में सियासत गरमाई हुई है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण से देश में सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार मंदिर में हुई कथित चोरी को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है और सरकार पर मिली भगत का आरोप लगा रहा है। लेकिन इन्हीं सभी आरोपों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट, राम वक्त पर चुप्पी क्यों। प्रकरण से देश में सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। विपक्ष लगातार मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है और सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगा रहा है। लेकिन इन आरोपों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान ने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सीएम योगी ने मंगलवार को प्रतापगढ़ में विपक्ष के आरोपों पर तीखा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर में कथित चोरी को लेकर विपक्ष हिंदुओं की आस्था पर चोट बता रहा है, लेकिन जब वक्फ की बात आती है तो ये लोग चुप क्यों हो जाते हैं। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके
और कुछ चंद चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कभी राम को काल्पनिक मानने वाले लोग आज हिंदुओं की आस्था की बात करते हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा वो सही है। हाँ, सही कहा है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। वक्फ पर चुप नहीं होते, वक्फ के साथ साथ वोट बैंक की राजनीति में विपक्ष इतना नीचे गिर चुका है कि कोई भी मुसलमानों का मामला आता है, इनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। और यही विपक्ष जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था, आज तक राहुल गांधी वहां नहीं गए। मुलायम सिंह यादव, आज अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कार सेवकों के सैकड़ों की संख्या में कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई, मारा गया, पीटा गया, हत्याएं की गई। नहीं, देखिए बहुत ही स्वाभाविक है। आज विपक्ष के जितने हमारे साथी हैं सब राम भक्त बन गए हैं, सब श्रद्धा का प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको अपनी गिरबा में झांक करके देखने की आवश्यकता है। सबरीमला का विषय आता है तो वो शांत रहते हैं, वक्फ का विषय आता है तो वो शांत रहते हैं। और इस प्रकार देखिए, हमारी जनता परिपक्व है, राम भक्त तो परिपक्व है। इस पूरे विषय का जो राजनीतिकरण विपक्ष ने किया है, ये दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है। उन्होंने अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय दिया है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत सुलझे हुए संत और नेता हैं और उनके वक्तव्य से मैं इसलिए अक्षर से सहमत हूं कि प्रभु श्री राम के इस अयोध्या आंदोलन से बचपन से मैं जुड़ा रहा हूं। शरीर से लाशें निकालने का, कोठारी बंदी लाशों को उठाने का इन हाथों ने काम किया। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वो लोग जो राम को काल्पनिक कहते थे, वो लोग जो जय श्री राम कहने पर एफआईआर दर्ज करा देते थे, वो लोग अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता के नारे लगाते थे, वो लोग जो ये कहते थे हमें और भी हिंदू मारने होते तो हम मारते, आज वो राम भक्त बन रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के बयान पर ऐतराज जताया। विपक्ष का कहना है कि अब तो वक्फ की सारी संपत्तियां का रिकॉर्ड सरकार के हाथों में है, इसलिए अभी जो कुछ हो रहा है उसके बारे में सरकार बताए। राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी को लेकर एसआईटी जांच जारी है। अब तक इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी मंजूर किया जा चुका है। साथ ही उनका श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साथ भी अब किसी तरह का संबंध नहीं रहा। लेकिन इस मामले पर यूपी की सियासत में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर योगी सरकार पर तीखा वार किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि दुनिया भर के निवेशक भी अब अपना हाथ खींच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसी सरकार का क्या भरोसा जिसने अपने भगवान के दान पात्र तक को नहीं छोड़ा, वो कल को हमारे निवेश को क्या छोड़ेंगे। इसका जवाब दिया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, और पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि यूपी में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। ये बड़ी भविष्यवाणी की है। विधानसभा चुनाव से पहले पूरी सियासत राम मंदिर चढ़ावा चोरी के इर्द गिर्द ही ठहर गई है। हर दिन विपक्ष चढ़ावा चोरी पर योगी सरकार को घेर रहा है। 2027 में योगी को कड़ी टक्कर दे रहे अखिलेश यादव ने दावा किया है कि दुनिया भर के निवेशक भी अब अपना हाथ खींच रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, अयोध्या के मंदिर से चढ़ावा, चंदा, दान चोरी का समाचार समस्त विश्व में फैल चुका है। दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाला सनातनी भाजपा और उनके संगी साथियों के कृत्यों से हो रही बदनामी की वजह से शर्मसार है और इसलिए आहत भी कि उन्होंने भी मंदिर में दान चंदा भिजवाया था या स्वयं आकर चढ़ाया था। इस प्रकरण से संपूर्ण विश्व में सनातन समाज आक्रोशित है, क्योंकि धर्म के साथ देश को भी भाजपाई अधर्मियों के कारण अपयश का शिकार होना पड़ रहा है। दुनिया भर के निवेशक भी अब अपना हाथ खींच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसी सरकार का क्या भरोसा जिसने अपने भगवान के दान पात्र तक को नहीं छोड़ा, वो कल को हमारे निवेश को क्या छोड़ेगी। भाजपा सरकार ने अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विश्वसनीयता पूरी तरह खो दी है। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश के तेवर बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। वहीं बीजेपी के दिग्गजों ने भी मैदान संभाल रखा है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्ष को चढ़ावा चोरी मामले में राजनीति न करने की नसीहत दे डाली। नहीं, जांच जब एसआईटी गठित हो गई, जांच चल रही है, रिमांड में लिया गया है, तो मुझे लग रहा है जब तक जांच क्लियर न हो जाए तब तक इस विषय पर राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि चढ़ावा चोरी मामला बीजेपी पर भारी पड़ेगा और उनको सत्ता की कुर्सी मिलेगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि समाजवादी पार्टी सहित संपूर्ण विपक्ष 2027 से 2047 तक सत्ता से बेदखल रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी सहित संपूर्ण विपक्ष 2027 से लेकर के अभी 2047 तक सत्ता से बेदखल रहने वाला है। इस बात का उनको एहसास है, इसलिए मुद्दा विहीन लोग ऐसी बातें करते हैं जिनका राम भक्तों पर, राष्ट्र भक्तों पर और जो समाज के लोग हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं चंपत राय जेल के अंदर हैं? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि जिस दिन चंपत राय अपना मुंह खोलेंगे इस देश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की राजनीति धराशायी हो जाएगी। 2027 में किसको सत्ता मिलेगी ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन एक बात तो साफ है कि यूपी में चुनाव से पहले चढ़ावा चोरी का ये मुद्दा सबसे बड़ा बन चुका है। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि मुस्लिम यादव के साथ साथ हिंदू वोट भी उनको मिल जाएगा और बीजेपी के साथ खेला हो जाएगा। अब देखना होगा कि चढ़ावा चोरी पर हो रही सियासत से किस दल का भला होता है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो समिट के दौरान कहा कि ईरान के साथ हुआ सीज फायर समझौता अब खत्म हो चुका है और अब वो ईरान से कोई डील नहीं करना चाहते। राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान के बाद यूरोपीय शेयर बाजारों में 1.6% की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान पर आग बबूला हो गए हैं। ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि ईरान से अब कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप के तीखे तेवरों से साफ है कि एक बार फिर ईरान पर अमेरिका बम बरसा सकता है और फिर से भीषण तबाही मचा सकते हैं। कौम में खामेनेई के जनाजे में उमड़ी लाखों लोगों की भीड़ के वक्त ट्रंप का बयान ईरान की मुश्किलें बढ़ा सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बड़ा बयान दिया है। दरअसल ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि मुझे लगता है युद्ध विराम खत्म हो गया है, ईरान से अब कोई समझौता नहीं होगा, हमने सब कुछ खत्म कर दिया है, ईरान से डील करना समय की बर्बादी है, ईरान के लोग बीमार हैं, मुझे कोई डील नहीं करनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को झूठा बताया है। दरअसल ट्रंप ने यह ऐलान ईरान का कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले के कुछ देर बाद किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो समिट के दौरान कहा कि ईरान के साथ हुआ सीज फायर समझौता अब खत्म हो चुका है, हम ईरान से कोई डील नहीं करना चाहते। अमेरिका का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। अमेरिका के प्रतिनिधि ईरान के साथ बातचीत जारी रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान की कड़ी शब्दों में निंदा की है। ट्रंप ने कहा कि ईरानी घटिया और बीमार सोच वाले लोग हैं, उन्हें बीमार सोच वाले लोग ही चलाते हैं, वो बेरहम और हिंसक हैं और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वे उसका इस्तेमाल जरूर करते। ईरान के लोग किसी को भी नहीं बख्शते हैं, मुझे भी निशाने पर ले रखा है, ये मुझे भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो लोग काफी गंदे हैं। मैंने उन लोगों से कह दिया है कि आप अगर हमला करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ईरान के लोग किसी की बात नहीं मानते हैं। नाटो के सदस्य आतंकियों से लड़ाई में मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। मैं नाटो से बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। ट्रंप के ईरान के साथ MOU को खत्म बताने के बाद कच्चा तेल करीब 6% बढ़कर $78 प्रति बैरल पहुंच गया। वहीं यूएस रक्षा मंत्री ने अपना इजराइल का दौरा भी रद्द कर दिया है।
वहीं ईरान ने भी ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका ने दक्षिणी तट के पास मौजूद कई निगरानी और सर्विलांस केंद्रों पर हमला किया है। यह युद्ध समाप्ति से जुड़े समझौतों का उल्लंघन है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान से जुड़ी व्यवस्थाओं का उल्लंघन हुआ है। लेबनान पर इजराइल के हमले भी जारी हैं। इन वजहों से युद्ध खत्म करने वाले समझौते के कई महत्वपूर्ण हिस्से प्रभावहीन हो गए हैं। मौजूदा हालात के लिए ईरान ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन दुनिया के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि अगर फिर भीषण युद्ध हुआ तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। हॉर्मुज में तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होगी। कच्चे तेल की कीमतों और शिपिंग लागत में बढ़ोतरी का खतरा। दुनिया भर में बढ़ सकती है महंगाई। शेयर बाजार में आ सकती है गिरावट। कई देशों में हो सकती है ईंधन की कमी। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका और ईरान में डील होने के बाद भी तीखे बयानों से तनातनी बनी हुई थी और इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में ट्रंप फिर चौंकाते हैं या भीषण युद्ध फिर कई देशों के लिए सिर दर्द बनता है। उत्तर प्रदेश के बरेली में खाकी पर भरोसा कर न्याय की उम्मीद लेकर थाने पहुंची एक महिला ने बरेली में तैनात रहे एक दारोगा पर दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, जबरन गर्भपात कराने और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत डीआईजी अजय कुमार साहनी से किया और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की। पूरी खबर हमारे संवाददाता अंकुर चौधरी की इस रिपोर्ट में देखिए। आशिक मिजाजी दरोगा को एक महिला को दिल देना इतना महंगा पड़ा कि आखिरकार उनको निलंबित होना पड़ा। दरअसल आपको बताना चाहेंगे ये पूरा मामला बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र का है, जहां पर महिला जब बारादरी थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी पीड़ित महिला, तो इसी बीच उनके दरोगा से जान पहचान हुई। दरोगा जी ने उनको आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा जो केस है उस पर स्टडी करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा और जो तुम पति के खिलाफ जो शिकायत लेकर आई हो तो उसमें भी तुम्हारे पति को मैं आगे और कार्रवाई करके जेल भिजवाऊंगा। इसी आश्वासन में आकर जो महिला थी वो दरोगा जी के संपर्क में आई और करीब लंबे समय तक दरोगा जी के संपर्क में रही। उसके बाद जो आरोपी दरोगा है उन्होंने उस महिला को पहले बहलाया फुसलाया, उसके बाद दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, दुष्कर्म के बाद जो महिला थी वो गर्भवती हो गई। उसके बाद जो आरोपी दरोगा है उसने महिला का गर्भपात भी करा दिया। जैसे ही गर्भपात कराया उसके बाद जो महिला थी उसने जब शादी का प्रस्ताव रखा दरोगा के सामने तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला आला अधिकारियों के पास लेकर शिकायत पहुंची और आला अधिकारियों ने उन्हें तत्काल जो था आरोपी दरोगा उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको निलंबित कर दिया। महिला का यह भी आरोप है कि जब इस दरोगा के कहीं चोट लग गई थी एक्सीडेंट के द्वारा तो उसके बाद भी जो देखरेख थी वो इसी महिला ने की थी। फिलहाल महिला इसलिए दरोगा की देखरेख कर रही थी कि उसको भरोसा था कि ये दरोगा मुझसे शादी करेंगे और जो इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है उसको भी पूरा करेंगे। फिलहाल जो आरोपी दरोगा था उसके खिलाफ तत्काल जो पुलिस है उसने कार्रवाई की और उस दरोगा को निलंबित कर दिया और महिला को यह आश्वासन दिया है तो जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो महिला है उसका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से मेरे साथ इन दरोगा जी ने गलत किया है तो कहीं ना कहीं पुलिस से भी लोगों का भरोसा उठता नजर आ रहा है। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद अब अग्निशमन विभाग भी सक्रिय हो गया है। दरअसल मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय कुमार सिंह की ओर से जारी नोटिस में यूनिवर्सिटी के 22 भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। हमारे संवाददाता सुरेश दिवाकर की रामपुर से देखिए ये रिपोर्ट। आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय को रामपुर के फायर विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया है। फायर विभाग की तरफ से कहा गया है कि आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय के अंदर 22 भवन ऐसे हैं जो बिना एनओसी और बिना फायर मानकों के चल रहे हैं। फिलहाल आजम खान की मुश्किलें जो है एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। फायर विभाग का कहना है कि 7 दिन के अंदर अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर की जेल में सजा काट रहे हैं।
ऐसे में आजम खान की जौहर विश्वविद्यालय को पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 38 भवनों को अवैध घोषित किया गया था। आरडीए की तरफ से कहा गया था कि आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय में 38 भवन ऐसे बने हैं जो बिना अमांछित स्वीकृति के बनाए गए हैं। उसमें भी आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय को आरडीए की तरफ से एक नोटिस दिया गया है और उसमें 15 दिन का समय मांगा गया था। फिलहाल आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय की तरफ से अब क्या आरडीए और जो अग्निशमन विभाग है उनके नोटिसों का जवाब आजम खान के विश्वविद्यालय की तरफ से स्पष्ट रूप से दिया जाता है या फिर नहीं? फिलहाल एक बार फिर आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इंडिया वॉइस के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर। गोरखपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एटीएस और तिवारीपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाहीबाग क्षेत्र में एक मकान पर छापेमारी की। कार्रवाई सुबह करीब 5 बजे से शुरू हुई, करीब 3 बजे तक चली। रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता अजीत यादव की। गोरखपुर में आज इस समय हड़कंप मच गया जब एटीएस यानी कि आतंकवाद निरोधक दस्ता ने जब गोरखपुर में कदम रखा। एटीएस जो है आज सुबह जो है कोतवाली थाना क्षेत्र के माई झिया के गढ़ई के मोहल्ले में पहुंची, जहां वह जमाल अहमद जो पेंट के व्यापारी है उनके घर पर पहुंची और करीब जो है उनसे पूछताछ शुरू कर दी। एटीएस के पहुंचते जो है जैसे ही एटीएस पहुंची जमाल अहमद के मोहल्ले में लोगों में जो दहशत फैल गई कि किस तरह की पुलिस है, किस तरह की फोर्स है। तो एटीएस जो है लगातार सुबह 5 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक जो है जमाल अहमद से पूछताछ करती रही। जमाल अहमद के मोबाइल, बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, बहुत सारे साक्ष्यों को इकट्ठा किया है। इसके साथ ही जमाल अहमद के घर के लोगों से भी बातचीत किया, बहुत सारी जानकारियां जुटाई। एटीएस जो है स्थानीय पुलिस का सहयोग ली। स्थानीय पुलिस की मदद से जो है एटीएस जमाल अहमद के घर पहुंची और ऐसा बताया जा रहा है कि यह जो मामला है साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो है ये जो साइबर फ्रॉड का मामला ये जो है विशाखापट्टनम से जुड़ा हुआ है। इसी को लेकर जो है एटीएस जो है गोरखपुर में जमाल अहमद से पूछताछ कर रही थी। जमाल अहमद से करीब 8 से 10 घंटे पूछताछ के बाद जो है एटीएस साक्ष्यों को इकट्ठा की और स्थानीय पुलिस की मदद से जो है सारे साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद जो है एटीएस अपनी कार्रवाई को करते हुए जमाल अहमद के घर से निकली। जब एटीएस जमाल अहमद के घर से निकली तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया कि यह किस तरह का मामला है, क्या मामला है। एटीएस की कार्रवाई को लेकर गोरखपुर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है कि ये मामला किस तरह का है और क्यों एटीएस गोरखपुर में आई थी। इंडिया वॉइस के लिए गोरखपुर से अजीत यादव की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। फीफा विश्व कप 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर 72 साल बाद क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया में पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। अब स्विट्जरलैंड का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। देखिए ये रिपोर्ट। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 के एक मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने रोमांचक जीत दर्ज की। स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत के साथ ही स्विट्जरलैंड ने क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का 72 साल का इंतजार भी खत्म कर दिया है। वैंकूवर में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे पर जमकर हमले किए, लेकिन दोनों टीमों के मजबूत डिफेंस ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। पहले हाफ में कोलंबिया ने स्विट्जरलैंड के डिफेंस पर जमकर हमला बोला, लेकिन टीम गोल करने में नाकाम रही। वहीं दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों को कई मौके मिले, लेकिन कोई भी गोल नहीं कर सका। इसके बाद मुकाबले का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें स्विट्जरलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4-3 से कोलंबिया को हरा दिया। 1954 के बाद ये पहली बार है जब स्विट्जरलैंड ने विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। फुटबॉल के जादूगर लियोनेल मेसी ने
इजिप्ट के खिलाफ मैच में अंतिम 15 मिनट में अपना जादू दिखाते हुए अर्जेंटीना को हार के मुंह से निकालकर जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया। मेसी ने इस मैच में एक गोल और एक असिस्ट किया। इस गोल और असिस्ट के साथ ही मेसी ने कई विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं। एक असिस्ट के साथ ही मेसी विश्व कप में सबसे ज्यादा असिस्ट करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मेसी ने मैराडोना के 8 असिस्ट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और इसके साथ ही कई रिकॉर्ड भी बनाए। फुटबॉल की दुनिया में जादूगर के नाम से मशहूर अर्जेंटीना के कप्तान और सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप 2026 में जब भी खेलने के लिए मैदान पर उतर रहे हैं, वो नई कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। इस वक्त मेसी चलती फिरती रिकॉर्ड बुक नजर आ रहे हैं। मेसी ने इजिप्ट के खिलाफ मैच में गोल और असिस्ट के साथ ही कई अन्य कीर्तिमान भी बनाए हैं। मेसी ने इजिप्ट के खिलाफ गोल करते ही विश्व कप में अपने गोलों की संख्या 21 तक पहुंचा दी है। इसके साथ ही विश्व कप में लगातार 9 मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही फुटबॉल का ये लिटिल मास्टर विश्व कप में 15 देशों के खिलाफ गोल करने वाला पहला खिलाड़ी भी बन गया है। इजिप्ट के खिलाफ एक असिस्ट के साथ ही मेसी ने एक अन्य रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। अब मेसी विश्व कप में सबसे ज्यादा असिस्ट करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मेसी ने अर्जेंटीना के ही स्टार फुटबॉलर डिएगो मैराडोना के 8 असिस्ट के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। मेसी ने अब तक विश्व कप में 9 असिस्ट किए हैं। फीफा विश्व कप 2026 में रिकॉर्ड टूट रहे हैं, नए कीर्तिमान बनते रहे हैं, लेकिन मेसी की कहानी अभी भी जारी है। 29 वर्षीय ये जादूगर हर मैच के साथ ये साबित कर रहा है कि उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है और महान खिलाड़ी अपनी चमक कभी नहीं खोते। तो फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।